शुरू करें। ये कंप्यूटर में बेसिक जो चीजें होती है मैंने अभी बताई आपको। एक मॉनिटर होता है, एक एक सीपीयू होता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक प्रिंटर होता है, एक माउस होता है, कीबोर्ड होता है, एक स्कैनर होता है। स्कैनर आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में इसमें आप पेपर रखते हैं और ये पूरा स्कैन करके कंप्यूटर पे रख देता है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। ठीक है। तो कंप्यूटर का ये इस तरीके से कंप्यूटर लिखते हैं, और लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका ओपन फॉर्म जो होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसको हम रिसर्च में यूज करते हैं, एजुकेशन में यूज करते हैं और टेक्निकल टर्म्स में यूज करते हैं। जितनी भी गाड़ियां, जितनी भी बाइक्स वगैरह आ रही है उसमें कंप्यूटर होता ही होता है ना। ऑटोमेटिक जितनी भी चीजें हैं उसमें सब में कंप्यूटर लगा रहता है। ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये ऑटोमेटिक डिवाइस होती है। कंप्यूटर एक स्वचालित, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बार हमने इसको रॉ डेटा प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जो सॉफ्टवेयर है वही सब कुछ करेगा। ठीक है। उस पर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट आपको वो दे देगा। आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआती दौर में क्या होता था, जब शुरुआती दौर में जो कंप्यूटर होते थे उनको, उनसे ज्यादा उम्मीदें लोगों को नहीं थी। मतलब क्या करते थे, सिर्फ जोड़ घटाना और गुणा भाग इतने पे ही मामला। ठीक है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग पे ही काम होता था। लेकिन इस समय जो है कंप्यूटर से बहुत उम्मीदें हम लोग को, है ना। हम चाहते हैं कि हमारी तरह सोचे कंप्यूटर, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो आपके दिमाग को वो पढ़ता है, आप जो बातें करते हैं वो उसको सुनता है, उसके बाद उस पर वो सोच। आदमी बेसिकली ये चाहता है कि कंप्यूटर हमारी तरह सोचना शुरू कर दे। नहीं, लेकिन आप भविष्य देखिए, बहुत सारी कंपनीज इस पे कोशिश कर रही हैं कि ऐसा ना कर पाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो पिक्चरें तो आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह पिक्चरें जो जो हॉलीवुड वाले बनाते हैं वो थोड़ा सा इसी चीज को लेके बनाते हैं कि किस तरीके से क्या हो सकता है भविष्य में। अगर आदमी इस समय जो जो खुराफाती आदमी होता है वो नतीजा देख रहे हैं आप लोग। तो अगर कंप्यूटर अगर इस तरीके से सोचना शुरू कर दे तो फिर दुनिया बचेगी नहीं, फिर मामला खत्म ही है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है सी फॉर कॉमनली। कॉमनली मतलब जनरल यूजेस में यूज करते हैं। ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। ये आपने समझ लिया। कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती है, एक इनपुट होता है, तीन चीजें होती हैं। इनपुट होता है जो हम डेटा को देते हैं, उसको रॉ डेटा देते हैं उसको। ठीक है। रॉ डेटा का मतलब है कोई भी डेटा हमने उठाया, जैसे हमने, मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूं तो मैंने जो है यहाँ के बच्चों का सारा नेम और मोबाइल नंबर उठा लिया। अब मुझे वो ऑर्गेनाइज नहीं है, रैंडम है सब, एक ही रजिस्टर पे पूरा लिख लिया। फिर मैं क्या करूंगा, एक बंदे को बैठाऊंगा, वो पूरा एंटर करेगा और एक्सेल पे डालेगा। एक्सेल क्या करेगा, उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर देगा। ए वाले ऊपर, बी वाले नीचे, सी वाले उसके नीचे, यानी नेम वाइज ए बी सी डी ई एफ जी ऑर्गेनाइज कर दिया। उसके बाद मुझे आउटपुट दे देगा कि भैया ये आपका आउटपुट है। सही है, आसान कर दिया उसने चीजें। अब वैसे डी नाम से किसी बंदे को ढूंढना है, जैसे दीपक को ढूंढना है मुझे, तो फटाक से हमने ऊपर डी टाइप किया, जैसे डी लिखूंगा डी ऊपर आ गए। तो हमारे लिए आसान हुआ कि नहीं हुआ। तो कंप्यूटर हमारे लिए हेल्पफुल है। इस तरीके से इनपुट करते हैं, तो इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस का यूज करते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। तो इसमें जो है उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू कह रहे हैं। सीपीयू के बारे में अभी बताया मैंने कि सीपीयू जो है एक प्रोसेसिंग चिप होती है जो कंप्यूटर के अंदर रखी रहती है, मदरबोर्ड के अंदर रखी रहती है बेसिकली। और इस समय जो जनरेशन वाइज चलती है, जैसे 12th जनरेशन इस समय जो चल रही है करेंटली, है ना, i5 i9 प्रोसेसर होते हैं। जितना ज़्यादा रिसेंट प्रोसेसर है उतना ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा फास्ट काम हमारा आसान कर देता है। पुराने ज़माने में पेंटियम 4 वगैरह चला करते थे इंटेल के ना। इंटेल ने ही बेसिकली सीपीयू का डिस्कवरी किया, मतलब उसको बनाया। सबसे पहले इंटेल नहीं बनाया, और आज तक इंटेल ही लगभग लगभग जितनी भी बना रहा है वो बना रहा है। बाकी हालांकि कंपनियां और हैं मार्केट में, लेकिन उतना बना नहीं पा रही। उतनी अच्छी नहीं बना पा रही है। मतलब उनकी प्रोसेसिंग, हीटिंग सबसे मेन फैक्टर होता है। अगर प्रोसेसर हीट नहीं कर रहा तो समझिए बेहतरीन है। अगर प्रोसेसर हीट करना शुरू किया, जैसे मोबाइल में प्रोसेसर लगा रहता है,
हमने जैसी थोड़ी देर चलाया उसको तुरंत ही हीट करना शुरू कर दिया, आग की तरह जलने लगा। मतलब हीटिंग ही सबसे ज्यादा परेशानी है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब, जैसे अब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जो मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का ही खेल होता है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करना शुरू करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसमें हीटिंग इफेक्ट भी पैदा करता है। इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो हीटिंग इफेक्ट भी पैदा करता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो जिस जिस कंपनी ने इसको मैनेज किया वो बड़ी पैसे छाप रही है, जो नहीं कर पा रही वो स्ट्रगल कर रही नहीं। इनपुट आपने समझ लिया। इनपुट में हम क्या करते हैं, रॉ डेटा देते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, डेटा पे काम करना शुरू करता है कंप्यूटर, और उसके बाद वो हमको आउटपुट देता है जो कि आपको यहां नजर आ रहा है। ठीक है, आउटपुट आपको मिल जाता है। कंप्यूटर में 3 काम होता है, इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट आता है। 3 काम करता है सीपीयू, क्या करता है, 3 काम करता है, इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट आ जाता है। ठीक है, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर होता है, आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर होता है, आउटपुट डिवाइसेस स्पीकर होता है, ये सब आउटपुट डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज, अब आउटपुट के बाद स्टोरेज भी आ गया। अब स्टोरेज के लिए मतलब जो हमने आउटपुट मिला है मुझे उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, सारा तो हम याद नहीं कर सकते, उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस लगी हैं। 2 तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, एक रैम होती है, एक रोम होती है। ठीक है, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब किसी आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करोगे उसी टाइम पे उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितना डेटा वो रखता है अपने पास प्रोसेसिंग के लिए, वो रैम है। रैंडम का मतलब होता है उसके अंदर आप देखिए इस तरीके से खांचे बने होते हैं। आपने कभी रैम देखी कि नहीं देखी? अगर आप ऐसे देखें, ऐसे रैम होती है, देखी स्केल, देखी स्केल, स्केल जैसी अगर कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, स्केल जैसी इतनी बड़ी होती है, इतनी चौड़ी, और उस पर खांचे बने होते हैं, ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप डेटा को सेव कर सकते हो। ये सब लोकेशन है। अगर आप चाहते हो कि इस वाले लोकेशन पे मैं डेटा को डाल दूं तो आप वहां पे डाल सकते हो। रैंडम है ना, मतलब रैंडमली आप कहीं से भी डेटा को डाल सकते हो और कहीं से भी पिक कर सकते हो, इसीलिए इसको रैम कहते हैं। तो वो तो जमाने चले गए, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस थी, उसमें मैक्सिमम 5 MB का डेटा स्टोर हो सकता था, बहुत पुराने टाइम पे। नहीं, चौड़ी सी होती थी, ऐसी सी होती थी, 5 MB का डेटा मैक्सिमम इसमें स्टोर होता था। 5 MB आजकल क्या ही होता है, आप जान ही रहे हो। अच्छी नहीं क्वालिटी की आएगी, अगर बढ़िया फोटो आपने खींच ली तो 10 MB 12 MB की आती। ठीक, अब देखो कुछ कंप्यूटर की जो है प्रॉपर्टीज भी हैं, कौन कौन सी हैं। हम्म हम्म सी ड्राइव में, रोम में जाके सेव होगी। जितनी देर आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हो वो रैम पे हो रहा है। जैसे हमने कैलकुलेटर यूज किया हम्म कंप्यूटर पे, हम्म। डेटा निकाला, कंप्यूटर बंद कर दिया, मतलब ये रैम हुआ। जब तक आप कैलकुलेटर को काम कर रहे हो तब तक वो रैम पे काम कर रहा है, बंद कर दिया, चला गया डेटा। बस। तो ये रैम रैम को उदाहरण हुआ। हाँ, रैम पे रखता है वो। उतनी देर, जितनी देर आप काम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, वो सारा डेटा रैम पे रख। अब जैसे होता क्या है, दिक्कतें देखो, रैम आपके पास कम है, आपके पास कंप्यूटर मान लीजिए ये लैपटॉप रखा हुआ है, इसमें रैम मान लीजिए 2 GB की रैम है। सॉफ्टवेयर लगा दिया अपने हैवी, हैवी मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर आप दिमाग में लाइए जो भारी हो। जैसे प्रीमियर प्रो एक सॉफ्टवेयर आता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? प्रीमियर प्रो आता है जो वीडियो एडिटिंग के लिए होता है। जैसे शादियों में क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, 4K वीडियो आजकल आ रही है, तो 8K भी वीडियो आती है। तो लोग क्या करते हैं, बढ़िया क्वालिटी की वीडियो बनवाते हैं, क्योंकि टीवी आजकल बहुत बड़े बड़े 56 इंच के टीवी लगे हुए हैं, तो पिक्सल फटे ना। पिक्सल का मतलब होता है कि जो इमेज होती है, अब देखो पिक्सल फटे, दिख रहे हैं, पिक्सल फट गए, इसको और जूम कर दूंगा तो और फट जाएगा, पीछे कर दूंगा तो सही हो गया, नहीं हुआ? अभी अभी देखो थोड़ा सही दिख रहा है आपको, ये देखो पिक्सल फटे, और जूम करूंगा, क्योंकि जो इमेज बनती है वो छोटे छोटे डॉट से मिलके बनती है, तो जितने ज्यादा डॉट होंगे उतनी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, जितने कम डॉट होंगे उतने। अब जो वीडियो हम लोग देखते हैं वो पिक्चर्स का कलेक्शन होता है ना। वीडियो कोई जो है असली में थोड़ी ना मूव करता, वो पिक्चर्स होती हैं, फ्रेम बाय फ्रेम पिक्चर्स लगी हैं, एक ही फ्रेम पे
एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे आए, उसमें लाखों लाख पिक्चरें लगी हुई हैं, इमेजेस, तो हमको लगता है कि चल रहा है। आपने वो देखी है छोटे बच्चे जो बुक खेलते हैं, उसमें इमेजेस लगी रहती हैं, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं और फर्र से फेंकते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई स्टोरी चल रही है। देखा अभी कभी नहीं देखा? देखा रील्स वगैरह पे कभी कभी आता रहता है, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने पूरी किसी की जर्नी बनाई और ऐसे बुक को जैसे पन्नों पे बनाया, एक इमेज यहाँ बनाई, एक इमेज यहाँ बनाई, एक इमेज यहाँ बनाई, ठीक है, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे 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 पूरी स्टोरी आपको डिस्क्राइब कर देगी। नहीं समझे? तो ये वो सारी पिक्चरें ये होती हैं और फिर वीडियो फॉर्म में आपको नजर आता है। सही बात। तो रैम आपने समझ लिया कि रैम जब तक आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, तब तक तो वो रैम पे रहेगा। एक बार आपको आउटपुट मिल गया, आपने सेव कर लिया, वो रोम पे चला गया। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है उसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उस पर काम नहीं किया जा सकता। तो वही तो आउटपुट है। जैसे ही आपने कंट्रोल एस दबाया, आउटपुट हो गया आपका। नहीं नहीं सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपने सेव किया, आपका आउटपुट हो गया। आपको उसने जैसे सारा काम खत्म हो गया, आपको आउटपुट दिखाया उसने। अब ये तो आपकी बात है, आपने मॉनिटर पे आउटपुट देख लिया। अब ये आपकी इच्छा है कि उसको हार्ड कॉपी रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। अगर वहीं पे बंद कर दोगे तो आउटपुट तो दे ही चुका है वो, तो आपको नहीं चाहिए तो आपने हटा दिया, अगर आपको चाहिए तो प्रिंट ले लो। काम करते रहोगे तो भी इसी मेमोरी पे काम, बस आउटपुट हो गया। मेमोरी पे काम हो रहा है। जैसे हाँ। हुआ या कुछ, देखिए ये जो मॉनिटर है ये भी तो आउटपुट डिवाइस है, तो इसने तो है आउटपुट तो आपको दे ही दिया ना। अब आप उसको हार्ड कॉपी पे चाहते हो आगे भविष्य में काम करने के लिए, और नहीं चाहते हो तो हटा ही दो। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? मॉनिटर प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है ना भैया, क्योंकि आउटपुट देता है। प्रोसेसिंग का कोई इससे लेना देना नहीं, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू रखा हुआ है। प्रोसेसिंग में सीपीयू भी, सीपीयू में काफी सारी चीजें होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है ना, मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर एक खांचा होता है, अगर आप कंप्यूटर को कभी बनते हुए देखें तो ये ऐसा एक बॉक्स टाइप मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड एक ऐसी चिप, जो आईसी चिप हम लोग बोल रहे हैं वो मदरबोर्ड ही है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं। उसी पे एक छोटा सा स्क्वायर टाइप का एक डिवाइस लगी रहती है, आप समझिए इतनी बड़ी सी होती है। इतनी बड़ी सी होती है और इसमें खूब सारे जो है ऐसे खांचे होते हैं। खांचे मतलब नोक जैसे, ऐसे ऐसे कांटे निकले रहते हैं ऐसे ऐसे, उसी को उठा के आराम से रख देते हैं। आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, आप मान के चलो इतनी बड़ी होती है सीपीयू, और इतने सारे काम कर सकती है आपके लिए। ठीक है, हैवी से हैवी काम कर सकती है। अब देखो कंप्यूटर की विशेषताएं हम लोग कुछ देखते हैं कि क्या क्या कंप्यूटर कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो इसकी क्वालिटी है वो है गति, स्पीड से काम कर सकता है। आदमी कभी इतनी स्पीड से काम नहीं कर सकता है। आपको अगर मान लीजिए 10 20 50 डेटा दे दूं कि राम का नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, श्याम का नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, फलाने का नाम ये है, मोबाइल नंबर, 10 डेटा दे दूं तो दिमाग पंचर हो जाएगा। इधर का मोबाइल उधर हो जाएगा नंबर, उधर का मोबाइल उधर नंबर हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर का कोई दिक्कत नहीं, उसको चाहे लाखों लाख आप डेटा दे दो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से काम करता है। स्पीड स्पीड जबरदस्त होती है इसकी, आप जान ही रहे हो कि कंप्यूटर जो है मिली सेकेंड्स में लाखों गणनाएं करता है, यानी कि नैनो सेकेंड, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ 1/, अगर इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करोगे तो 1/10⁹ प्लस करना है। एक सेकेंड का 10 के पीछे 9 जीरो, इतना हिस्सा। समझ रहे हो कितना तेज काम कर रहा है? एक सेकेंड का 10 के घात 9, मतलब 10 के पीछे 9 जीरो, इतनी तेज ये कैलकुलेट करता है। जो भी डेटा आपने दिया उस पर कैलकुलेशन जो है प्लस माइनस ये सब जो कर रहा है वो इतनी तेज कर रहा है।
ठीक है, नैनो सेकंड्स में काम करता है। और एक्यूरेसी है इसके पास, जो डेटा आपने डेटा दिया, काम उसने करके दिया, उसमें गड़बड़ कहीं नहीं होगी। अगर आपने इनपुट गलत दिया है तो आउटपुट गलत आएगा, अगर आपने इनपुट करेक्ट किया है तो आउटपुट अच्छा ही आएगा, मतलब करेक्ट आउटपुट आएगा। सही बात है, समझ गए। उसके बाद आता है भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता मतलब, भंडारण क्षमता का मतलब है स्टोरेज। अब जैसे अभी सर आए, उन्होंने कहा कि स्टोर नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब स्टोरेज खत्म? नहीं, तो आदमी की स्टोरेज की कुछ लिमिट है, मतलब कुछ ही चीज याद कर सकते। हालांकि अगर उसको अनलॉक किया जाए तो आदमी की तो बहुत क्षमता है, लेकिन कंप्यूटर के पास अनलिमिटेड जो है। आपकी एक हार्ड डिस्क भर गई, दूसरी लगाओ। 2 टीबी लगाओ, 2 टीबी से काम नहीं चल रहा, 10 टीबी लगा दो। 10 टीबी से काम नहीं चल रही, पेटाबाइट यानी कि पीटी, 3 पीटी, 5 पीटी लगाओ। नहीं समझ रहे? जितने बढ़ाते चले जाओगे स्टोरेज, अब जैसे आप देख रहे हैं कि गूगल के पास स्टोरेज का पूरा सिस्टम है ना, कई हेक्टेयर में बना रखा है उसने। तो क्या है, स्टोरेज है उसके पास। दुनिया का आदमी जुटा हुआ है, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है, ये मेरी रील, वो मेरी रील, यूट्यूब का वीडियो, ये वीडियो, सब स्टोर कर रहा है वो, नहीं कर रहा है। तो स्टोरेज हो गया। एक्यूरेसी आप समझ ही गए, आपको बिल्कुल, अगर इनपुट आपने सही दिया तो आउटपुट आपको सही मिलेगा। अगर इनपुट आपने गलत किया तो ये आपकी गलती, कंप्यूटर की कोई गलती नहीं। सही है, आपने गलती इनपुट दे दिया तो गलती तो प्रोसेस करेगा, गलती आउटपुट देगा, तो ये आपकी गलती है, कंप्यूटर की कोई गलती नहीं। भंडारण क्षमता, भंडारण आपने देख ही लिया है कि भंडारण, अब जान ही रहे हो कि जितना ज्यादा आप उसको स्टोरेज दोगे उतना ज्यादा भंडारण हो जाएगा। कैसे जाता है यार? लास्ट नेक्स्ट हो जाएगा वो। वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। कोई आदमी गेम खेलने में जुटा हुआ है, कोई आदमी वीडियो बना रहा है, कोई आदमी, आप लोग कुछ और काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस का काम कर रहे हैं, नहीं तो अलग अलग काम करता है, आप जान ही रहे हो। सिक्रेसी रखता है, अगर आपने जो है पासवर्ड लगा दिया तो किसी की दम नहीं है कि उसको खोल ले, नहीं, सीक्रेट फाइल्स हैं वो आपने स्टोर कर दी। सक्षमता मतलब डिलीजेंस है। मशीन होने के कारण इसको थकावट वगैरह होती नहीं है, आराम से एक बंदा गया काम किया, वो चला गया, दूसरा बंदा आया वो काम किया, वो चला गया, फिर आया तीसरा, वो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ये नहीं कहेगा कि भाई थक गया मुझे आराम चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक होता है, एक बार इनपुट आपने दे दिया उसके बाद आपकी कोई टेंशन नहीं, कंप्यूटर की टेंशन है, वो सारा प्रोसेसिंग करके आउटपुट आपको देगा। सही बात, ये चीज हो गई। यहां तक मैंने बता दिया। कंप्यूटर से संबंधित कुछ टर्म्स भी हैं जिसको सबसे पहले हार्डवेयर कह रहा है। हार्डवेयर क्या होती है? जितनी भी कंप्यूटर के अंदर फिजिकल चीजें लगी हैं जिसको हम टच कर लें, जैसे हमने सीपीयू को टच कर लिया, मैंने मॉनिटर को टच कर लिया, इसको डब्बा खोल दोगे तो इसके अंदर भी कुछ का चीजें टच कर सकते हो आप। जिसको जिसको टच कर जाओ वो सब हार्डवेयर, और जिसको टच ना कर पाओ वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर अकेले काम कर नहीं सकता है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अकेले हार्डवेयर कूड़ा है ना, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस होता है उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के यूजर कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकता, और कंप्यूटर चलेगा भी नहीं, बूट ही नहीं होगा तो क्या यूज करोगे। ठीक है, बूटिंग दो तरीके की होती है, एक हॉट बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, सुना है? कोल्ड बूटिंग क्या होती है कि कंप्यूटर को बंद कर दिया, आराम से आप खोलोगे, ये कोल्ड बूटिंग है। हार्ड बूटिंग क्या होती, हॉट बूटिंग क्या होती है, पहले से कंप्यूटर चल रहा है, अब मैंने लॉग इन कर रखा है, मैंने क्या किया, लॉग आउट कर लिया, कंप्यूटर तो चल ही रहा है ना, अब अगला यूजर आया उसने लॉग इन किया। ठीक है, तो अगला बंदा आके जब लॉग इन कर रहा है तो मतलब कंप्यूटर तो गर्म ही था पहले से, तो बस उसने लॉग इन किया है, तो इसी को कहते हैं हॉट बूटिंग। नहीं पता चला? अच्छा, हॉट बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर पहले से चल रहा हॉट है, कंप्यूटर चलेगा तो हॉट हो जाएगा, हॉट है,
मैं लॉगिन कर रखा था, मैंने लॉगिन करके काम अपना किया। हर किसी का आईडी होता है, आप ऑफिस में जाते होंगे, आपका खुद का आईडी होता होगा, उसी पे काम करते होगे, तभी तो उसी से पता चलता है कि आपने कितना काम किया। अब पता चला एक कंप्यूटर है, 4 बंदे आ रहे काम करने को, तो चारों ने मिक्स कर दिया वो एक ही में, तो कैसे कोई जो जो वहां का बॉस है वो कैसे एनालाइज करेगा कि इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने कुछ किया कि इन्होंने कुछ किया। खोज का, हाँ वो तो खैर, हाँ ये भी सही बात है कि आपने स्टोर कर दिया, उनका भी स्टोर है, डेस्कटॉप पे ही सारा कूड़ा रखा हुआ है, आपने खोजने में पूरा दिन चला गया। ये चीज होती है, सही है। पहले से कंप्यूटर हॉट है। हाँ, कोड वोटिंग में सिस्टम, सवेरे सवेरे आप पहुंचे ऑफिस में, सिस्टम बंद था, आपने क्या किया, सिस्टम को ऑन कर दिया, वोटिंग हो गई। पहला जो पहला आप लॉगिन करोगे कंप्यूटर प्रोसेस करके यहाँ हो गया ये। लाइट जब आप दोगे पहली बार उसको, हाँ। तो कोड बूटिंग हो रही, और क्योंकि उसके बाद जैसे sleep mode में जब आप उठ गए आधे घंटे के लिए लंच में, स्लीप बोटिंग जो मतलब स्लीप मोड होता है। मेरी बात सुनिए। कंप्यूटर काम कर रहा है, उसके बाद आप लंच आवर में उठे, आपको 1 घंटा लग गया, तब तक हमारा कंप्यूटर स्लीप, जब फिर से रिस्टार्ट कर देगा। नहीं, रीस्टार्ट की जरूरत ही नहीं होती उसमें, जैसे ही आप किसी बटन को छूओगे वैसे ही आ जाएगा। वो हो गया ना, हॉट बूटिंग। क्या हुआ? वो बूटिंग ही नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि सिस्टम बंद ही नहीं हुआ ना। पहली बार जब ऑन कर रहे हैं कोल्ड बूटिंग, कोल्ड, क्योंकि कंप्यूटर ठंडा था। हाँ, कोल्ड बूटिंग क्योंकि सिस्टम ठंडा था। एक बार, हाँ एक बार आपने जो है लॉगिन कर लिया, अब फिर आपने लॉग आउट कर लिया, अगला बंदा आया कोई, आप आए, आपने लॉगिन किया, पहले से सिस्टम चल ही रहा है, हॉट है ही, हॉट बूटिंग हो गई। नहीं समझे? अरे बहुत आसान है, जैसे पहले सिस्टम जब बंद होगा तो ठंडा होगा, ठंडा होगा ना, लाइट तो है नहीं इसके अंदर, कंप्यूटर ठंडा है, कोल्ड बूटिंग हो गई, जैसे आपने इसको ऑन किया, बूट हो गया, खुल गया, बढ़िया। अभी जब हम लोग आए तो इसको खोला तो मैंने कोल्ड बूटिंग करी इसकी। अब ये चल रहा है इस समय, मैं यहाँ से ये जो मेरा सिस्टम चल रहा है इसको लॉग आउट कर लूँ, फिर आप आए, वो आपने कहा मैं कुछ और काम करूंगा। हाँ, वर्क लॉग, उसमें कई बंदों का अलग अलग, एक ही सिस्टम पे कई आदमी काम कर सकते हैं, वो सब सेपरेटली काम कर सकते हैं। नहीं समझे? यहाँ पे ये चल रहा है, इसको कट कर दो। हाँ, लॉग आउट हो गया। लॉग आउट नहीं, स्विच ऑफ करना अलग चीज है, प्रोग्राम से हटना अलग। हाँ, प्रोग्राम से हाँ हट गए, लॉग आउट हो गए। तो वो करेगा तो हमारा हट गए तो हमारे हाई हाइबरनेशन होता है, हाइबरनेशन जो स्लीप मोड में जाता है उसी को हाइबरनेशन कहते हैं। हाँ, हाइबरनेशन एक्चुअली में जानवर हाइबरनेशन करते हैं, अगर आपको जानकारी हो। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि जब खाने का मौसम होता है उनका, तो खाना इकट्ठा करते हैं। जैसे भालू की बात बताऊं आपको, तो वो क्या करता है, उसको शहद पसंद होता है, तो जब तक शहद उसको आसपास मिलेगा शहद इकट्ठा करता है, अपनी जो जो भी जगह जहाँ पे रह रहा है वो, वहां पे खूब सारा शहद इकट्ठा करेगा, वो खा पी के बिल्कुल मोटा हो जाता है, फिर क्या करता है, हाइबरनेशन में जाता है। तो कुछ जो जानवर होते हैं 3 महीने के लिए हाइबरनेशन में जाते हैं, कुछ 6 महीने, मतलब वो सो गए फिर 6 महीने बाद उठेंगे, वो हाइबरनेशन उनका। नहीं, तो उसी को हाइबरनेशन कहते हैं। अब स्लीप मोड में जाने को हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर हो गया, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। उसके बाद आ गया देखिए सॉफ्टवेयर। ये हैंग भी करता है क्या सिस्टम? सर सिस्टम हैंग कर गया तो उस टाइम बूटिंग कराएंगे, उसको काम होती है जी, जैसे सिस्टम हैंग कर गया, हाँ हो गया, हाँ, स्टार्ट उसको काम होती कहते हैं और स्विच ऑफ में
उस टाइम हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं। हाँ, तो कोल्ड बूटिंग होता है जी। क्या जूम ही नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है इसमें? किसका? ये लेकिन जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ ना इसको, समझ गया, ठीक। इसके साथ दिक्कत ये है कि पेन का अलग सिस्टम ले रहा है, टच का अलग ले रहा है, यही दिक्कत है इसके साथ। ठीक है, सॉफ्टवेयर देख लिया आपने। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है यूजर, यानी कि एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है, एक इंस्ट्रक्शन हमने दे रखे हैं, उनका सबका एक कलेक्शन है, उसी को सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। ठीक है, तो एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये आपने समझ लिया। डेटा क्या होता है? जो हम इनपुट कर रहे हैं, तब जो भी इंफॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो सब डेटा के अंदर आता है। एक संख्यात्मक डेटा देते हैं, यानी कि न्यूमेरल डेटा जो होता है, 0 से 1 तक के बीच में जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, वो न्यूमेरल डेटा कहलाता है। और जो अल्फा न्यूमेरिक है, बिल्कुल, वो इंफॉर्मेशन आता है। जो आउटपुट आपको मिल रही है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो आप इनपुट कर रहे हैं वो रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा का मतलब होता है उसमें कुछ भी अभी आपने काम नहीं किया, सिंपली डेटा को इकट्ठा किया और आपके पास वो डेटा है। नहीं, अब एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि जब आप गए मार्केट में, जिस अलग अलग हर किसी का काम है, मान लीजिए घड़ी जो डिटर्जेंट का जो कंपनी है, उसने सोचा कि मैं क्या करता हूं कि डेटा को कलेक्ट करता हूं मार्केट में से कि कौन सा आदमी कौन सा साबुन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसी को यूज करते हुए वो अपनी क्वालिटी और मार्केटिंग में काम कर पाएगा। तो आप बात कर रहे हैं डाटा ले आओ। हम्म, वो अल्फा के लोग बोलते हैं कि डाटा ले आओ, डेटा नहीं है, कंप्यूटर का वही है। सब डेटा है। तो हम बोलते हैं कि डाटा ले आओ, गलत है। गलत है। वही डेटा लेआउट का मतलब होता है कि सूचना, मतलब इंफॉर्मेशन से मतलब है। जब कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो इंफॉर्मेशन देता है, ना कि डेटा देता है। हाँ, जब फीड कर रहे हैं वो डेटा है। ठीक है, आगे बढ़ूं? समझ गए कि कोई दिक्कत? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि पासवर्ड वगैरह हम लोग बनाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक रखते हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ अल्फाबेट्स भी डालते हैं, कुछ नंबर्स भी डालते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल देते हैं उसी के अंदर, ताकि जो है स्ट्रांग हो जाए पासवर्ड। प्रोसेसिंग क्या होता है? जो आपने डेटा प्रोवाइड किया कंप्यूटर पे, उसको वो क्या करेगा, उस पर काम करना शुरू करेगा। अब काम क्या करेगा ये आप डिसाइड करोगे, आपका सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा कि उस पर क्या काम करना है। नहीं समझे? तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो उस पर काम करेगा, उसके बाद आपको वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। हाँ, जो कमांड दोगे आप वो ऐसा वो काम कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सूचना, जो कंप्यूटर आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है उसी को क्या कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन या सूचना कह रहे हैं। कंप्यूटर जो आउटपुट देता है लास्ट में प्रोसेसिंग के बाद, उसी को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। बात समझ गए? आउटपुट के लिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आउटपुट के लिए आपके पास डिवाइसेस हैं। मॉनिटर आपको आउटपुट दे देता है, आपको स्पीकर अब जैसे आपने कोई बढ़िया गाना बनाया तो आउटपुट कैसे लोगे? स्पीकर से लोगे, हेडफोन से लोगे, तभी तो आउटपुट मिलेगा आपको। वहां प्रिंटर काम नहीं है, अलग अलग आउटपुट के लिए अलग अलग डिवाइस। अब कंप्यूटर का इतिहास, हालांकि आपके में है नहीं सिस्टम, ये कंप्यूटर का इतिहास से सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप देख ही लेते हैं तो क्या जा रहा है अपना। हाँ, पूछ। आप कह रहे हो वही आपको नहीं, जो मेरा अनुभव है अभी तक का, मैं आपको बता दूं। मैं भी, क्योंकि जो है आप ही का जो है छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझिए, मैं भी उसी दौर में हूँ जिस दौर में आप हैं। हो सकता है मैं भी आप ही की तरफ पेपर में बैठ के पेपर दे रहा हूँ। नहीं, तो जो मेरा अनुभव ये कहता है कि सिलेबस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो खेल गया थोड़ा सा तो क्या ही कर लोगे आप, उस समय तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो कंप्यूटर की बात कर रहा है तो कंप्यूटर में जनरल टर्म्स आपसे पूछेगा, आपको कोई स्पेसिफिक, मतलब ये नहीं आपसे चाह रहा है कि आप उस पर पीएचडी करके आए होंगे। जनरल जो होते हैं टर्म्स वो जरूर पूछता है।
और जो इस समय करंटली चल रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मैं पिक बात कर रहा हूँ, मान लीजिए हम पढ़े हुए हैं विंडो एक्सपी के लिए, वो विंडो 10 से रिलेटेड सवाल पूछे, इसीलिए पूछेगा, मैं बता रहा हूँ इसका भी आइडिया मैं आपको देता हूँ। जैसे जो मार्केट में चल रहा होता है, अब आप एक्सपी वाली बात करोगे तो एक्सपी अब नहीं है मार्केट में ना, पता है, लेकिन तो आपको तो जब जब सिस्टम आप जाते होंगे, जो आप अपने ऑफिस में जाते होंगे, तो आपको जो सिस्टम मिलता होगा उस पे या तो विंडो 10 होगी या तो विंडो 11 होगी। कौन सी विंडो है आपके यहाँ? 10 है। इस समय वर्किंग जो है वो 10 पे बहुत जबरदस्त चल रही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वर्किंं है वो विंडो 10 पे। अब आप सोचो कि वर्ड हमने पढ़ लिया, जो एमएस ऑफिस जिसको कह रहे हैं, एमएस ऑफिस हमने 2010 पढ़ लिया, अब जो वो सवाल पूछ रहा है 2019 पे, तो उसकी गलती थोड़ी ना, ये आपकी गलती। आप आउटडेटेड क्यों पढ़ के आए हो? जो मार्केट में चल रहा है उसी पे सवाल उठाएगा वो। उससे नहीं पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, फिट रहना है। हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकता है लेकिन जो जैसे आपका पेपर जो बन रहा है वो खुद ही जानता है कि आप कंप्यूटर के कोई बहुत, मतलब आपने बैकग्राउंड का कोई कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है आपके पास, आपने कोई इंटर नहीं किया है उसमें, आपने कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है कंप्यूटर में। ट्रिपल सी है उसी के लेवल का। अब ट्रिपल सी क्या ही होता है? ट्रिपल सी तो मतलब कंप्यूटर को खोलना बंद करना ही ट्रिपल सी है। और क्या ट्रिपल सी में पूछता है? नहीं। हाँ तो मैं बता ही रहा हूँ, मैंने तो पीडीएफ लगा के बारी बारी बताना शुरू किया कि अब जो है मेरी तरफ से कोई मतलब चूक ना हो। हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन भी करा देते हैं उसके बाद। हाँ सब करा दूंगा अगर मैं आता रहा, क्योंकि आप लोग बहुत सवेरे बुलाते हैं, ये भी बहुत दिक्कत की बात है सवेरे उठना। ये तो अच्छी बात। आप भी जरा एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं एकेडमिक, मेरी कोचिंग है यहीं पे छठे मील पे, एक्सपर्ट क्लासेस करके, तो संडे को और शाम को मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है, मैंने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो मैं कंप्यूटर एडिशनल पढ़ा सकता हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं यूजुअली मैथ साइंस ही पढ़ाता हूँ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैं बार बार इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंप्यूटर चल रहा है वो जो जिस वजह से चल रहा है वो बताना भी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपको मिल रही है उसका भी रीजन बताना जरूरी है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर का इतिहास जो है, एवोल्यूशन कैसे हुआ, कंप्यूटर कैसे कैसे बना, कि पहले कैसे देखिए कोई चीज एकदम से नहीं आ जाती। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी स्पीसीज है उसमें डेवलपमेंट जो होता है उसको एवोल्यूशन कहते हैं। नहीं जैसे हम लोग इस समय जो करेंटली हैं, इस जो हाइट हमारी, जो 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 सोचने का जो नेचर है, वो आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं रहता होगा नहीं रहा होगा। जो हमारी हैबिट्स हैं वो 50 साल पहले ऐसी नहीं रही होंगी, तो हमारे अंदर एवोल्यूशन हो गया। हर किसी को जिंदा रहने के लिए एवोल्यूशन की जरूरत पड़ती। जो एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो एवोल्यूट नहीं होते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब लुप्त हो जाते हैं। नहीं समझ रहे? जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, डायनासोर्स गए, वो क्योंकि एवोल्यूशन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं रिजिड हूं, जो चीज रिजिड रहती है वो या तो खत्म हो जाती है और या तो फिर परमानेंट हो जाती। तो कंप्यूटर का विकास ऐसा हुआ कि आधुनिक जो कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर आपको नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा। पहले किसी ने सोचा होगा कि कुछ कंप्यूटर बनाते हैं, कुछ एक ऐसी चीज बनाते हैं जो हमारे काम को आसान करे, हमारा कैलकुलेशन आसान कर दे। तो लोगों ने सोचा और उसके बाद सबसे पहला जो कंप्यूटर बन के आया उसको अबेकस कहते हैं। ठीक है, अबेकस सबसे पहला कंप्यूटर है। और ली काई चेन, यानी कि चीन में ये जो बंदा है ली काई चेन, इसने अबेकस को बनाया। ठीक है, 16वीं सेंचुरी में ये काम हुआ। और ये क्या करता था? बिल्कुल सिंपल होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, बच्चे घर में होंगे तो अबेकस उनके पास होता ही होता है। देखा नहीं देखा? नहीं देखा? नहीं बेटे, भैया वो जो हाथ में नहीं देखा किसी के? अरे यार आजकल के शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं सीरियसली, तो बच्चा अभी छोटा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, जो बच्चे होते हैं आजकल, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बैग में आपको अबेकस मिल ही जाएगा। हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं
उनके सबके बैग में अबिकस होता है सर, अबिकस। आप स्टेट पड़ी हुई उसमें तार सा होता है, उसमें दाने पड़े होते हैं। बिल्कुल आसान से। क्या कह रहे भैया? एक रेक्टेंगल में तार का फ्रेम होता है, उसमें दुनिया लगी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक रेक्टेंगुलर ऐसा होता है, इसमें एक ऊपर का पार्ट होता है इस तरीके से, इसमें वो तार लगी रहती है और इसमें ऐसे ऐसे बट्स लगे रहते हैं ऐसे, और इस तरीके से ऊपर ऊपर में भी लगे रहते हैं। फिर इसको ऊपर खिसकाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर खिसकाते हैं, जोड़ना घटाना गुणा, ये सब इसमें कर सकते हैं हम लोग। सही बात, समझ गए? हाँ अरे यार, ये हम तो बहुत अचंभित है कि आप लोगों ने उसको देखा नहीं अभी तक, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, बच्चे जो है हाथ में लिए रहते हैं, और जो है अभी 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 तो आप बच्चे हुए हो, जैसे ही थोड़ा जो है समय बीतेगा बच्चे हुए, वैसे ही वो कहेंगे पापा ये बताओ ये कैसे जुड़ रहा है कि घट रहा है। फिर आप एक सीखना भी पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन आपको सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को बताना है। नहीं तो ये अभी आप देखते भी नहीं हो, उसके बाद अभी इस पे काम करना पड़ जाएगा। ली काई चेन ने इसको 16वीं सेंचुरी में बनाया, सही है। उसके बाद नेपियर्स बोन्स आया। नेपियर्स बोन्स कंप्यूटर का नाम है, नेपियर्स बोन्स, और जॉन नेपियर ने इसको बनाया। स्कॉटलैंड का बंदा है ये, 16-17 सेंचुरी में। और ये किससे बनी होती थी? जानवरों की हड्डियों से बनी होती थी, ठीक है। आयताकार पट्टियां होती थी और उसी से कैलकुलेशन सब करते थे। 0 से 9 तक उस पर लिखा रहता था पट्टियों पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसी से सारा कैलकुलेशन होता था, ठीक है। और बहुत जल्दी, मतलब बहुत तेज इस पे कैलकुलेशन हो सकती थी, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? उसके बाद आगे बढ़े, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल को किसने बनाया? विलियम ने बनाया, ठीक है। जर्मनी का बंदा है विलियम ऑटरेड। 1620, आप देखो 16th सेंचुरी में कंप्यूटर का जो है काम शुरू हो गया। फिर धीरे 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 एवोल्यूशन आता चला गया। इस समय जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं आप लोग जान ही रहे हो कितने पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ठीक। उसने सर जो यूज किया था वो नहीं किया था, उसको लगा था कोई ऐसी चीज डालें तो हम रिलेट कर रहे हैं, तो कहां से कहां तक उसकी जड़ जा रही है, सब ये चीज। हाँ, तो कहने का मतलब है जब शुरुआत, जैसे चलने के लिए इस समय गाड़ी का यूज करते हैं, तो लेकिन उसमें पहिया जो लगा है वो तो बहुत पुराना है। आदमी ने उस समय सोचा होगा कि कुछ ऐसी चीज बन जाए जिससे हम आसानी से, जिसपे गाड़ी का आविष्कार इतने ईसा पूर्व हो गया। हाँ, तो यही जो बेसिक कंप्यूटर का जो जो बन के आया कंप्यूटर, वो यही है, मतलब अबेकस। चाइना ने इसको, चाइनीज जानते ही हैं कितने इनोवेटिव होते हैं नई नई चीजें बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद पास्कलाइन आ गया। पास्कलाइन कंप्यूटर का नाम है। उसके बाद ब्लेज पास्कल ने, जो कि फ्रांस का बंदा था, 1642 में इसको बनाया। इसने यह मैकेनिकल एडिटिंग मशीन है, सॉरी एडिंग मशीन है। ये एडिंग मशीन मतलब जोड़ घटाने का नहीं, मैकेनिकल का मतलब अभी मैंने बताया आपको। मैकेनिकल वो चीज होती है जिसमें आप अपने हाथ से काम करते हैं, वो मैकेनिकल होती है, ठीक है। जैसे पाँव से साइकिल चला रहे हैं तो हम लोग मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हो मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, कसरत कर रहे हो मैकेनिकल वर्क है, जो भी आप करते हो फिजिकली उसी को मैकेनिकल वर्क कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैकेनिकल एडिटिंग मतलब एडिंग मशीन है ये। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर काम करती है। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर, ऑडोमीटर की सुना है? चलो इसको छोड़ देते हैं, आप थोड़ा देखना गूगल करना तो पता चलेगा। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र पुराने टेलीफोन की तरह ऐसे होता था। पुराना टेलीफोन जैसे घर घुमाया फिर घर घुमाया, ऐसे होता था पुराना जो टेलीफोन होता था, उस तरीके का इसका सिस्टम होता था। और इसमें जो है मैकेनिकल घुमाते थे और कैलकुलेट करके बताता था कि इतना आ गया। जोड़ने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता। तो शुरुआत में जो कंप्यूटर बनना शुरू हुआ वो एडिंग और सब्ट्रैक्शन पे ही हुआ।
उसके बाद वो लोग उससे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उसके बाद डिवाइड करना शुरू कर दिया। इस समय तो सब कुछ ही करता है कंप्यूटर, साइमल्टेनियसली सब कुछ कर सकता है, गुणा भाग और घटाना सब कुछ कर सकता है। उसके बाद लेबनीज, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर आ गया। मैकेनिकल कैलकुलेटर, अभी आप यहां तक देख रहे हो सब मैकेनिकल ही चल रहा है मामला, मतलब हाथ से ही सब चल रहा है, कैलकुलेशन सारी कैलकुलेशन हाथ से ही हो रही है। अभी जो है कुछ मतलब ऑटोमेटिक कोई सिस्टम नहीं आया है, सब हाथ से चल रहा है। उसमें जो है क्या करते थे, बट जैसे मैं अगर उसकी बात करूं, अबिकस की बात करूं, तो उसमें क्या बट्स जो लगी रहती है उसको ऊपर खिसकाते हैं, फिर हर एक बट का कुछ मतलब होता है, वो ऊपर खिसकाते हैं कैलकुलेट करते हैं, फिर दूसरे बट को खिसकाते हैं जोड़ते हैं, फिर नीचे कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसमें ये पूरा सिस्टम उसमें सीखना पड़ता है। अबिकस का कुछ रूल होता है, रूल के हिसाब से सारा कैलकुलेशन होता है। इसमें भी मैकेनिकल जो सिस्टम है, पूरा मैकेनिकल कैलकुलेटर, लिबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इसमें भी जो है क्या होगा, कैलकुलेटर का मतलब ही आप समझ रहे हो, ऐड सब्ट्रैक्ट यही सब होगा। 1671 में इसको बनाया गया, और रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है इसको। लेबनीज की जो कैलकुलेटर था उसको रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, कि अगर उसने पूछ लिया कि रेकनिंग मशीन किसने बनाई, तो आपको बताना पड़ेगा। लेबनीज का जो यांत्रिक कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर, उसी को क्या कह रहे हैं, रेकनिंग मशीन भी कह रहे हैं। ठीक। उसके बाद जेकॉर्ड्स लूम, इसका कंप्यूटर का नाम है जेकॉर्ड्स लूम। और जोसेफ मेरी जेकॉर्ड, यानी कि फ्रांस का जो बंदा था, अपने ही नाम पे इसने जो है बना दिया कैलकुलेटर को। देख रहे, जैकार्ड लूम बना दिया, इसके खुद के नाम पे रख दिया इसका नाम। 1801 में बनाया ये, और लगभग आप समझिए 16वीं सेंचुरी से अभी तक लगभग 150 पौने 200 साल हो चुका है। तो पुरानी जो मशीनें थी उनसे उसने सीखा कि इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है जिससे ये और बेहतर हो जाए। उस पे जो है काम किया इसने। बुनाई मशीन है ये, इसकी जो मशीन है वो बुनाई मशीन है, जिसमें बुनाई डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता है। अब ये भी एक कंप्यूटर है, जो बुनाई मशीन है, और डिजाइन बनाने के लिए कार्ड लगाता था और उसी डिजाइन पे सिलाई कर देती थी मशीन। तो ये कंप्यूटर है, ठीक है। कपड़े पे बुनाई बंद करने के लिए इसने डिजाइन किया। डिफरेंस इंजन जो बना, ये देखिए चार्ल्स बेबेज भाई आ गया। यहीं से जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो यहीं से उठा। इसने जैसे डिफरेंस इंजन बनाया, ये डिफरेंस इंजन इसके कैलकुलेटर का नाम है, मतलब इसके पास बड़ी सी मशीन थी। आप इतना समझो कि इतना बड़ा, जितना बड़ा घर है उतना बड़ा इसने मशीन बनाई, उसको डिफरेंस इंजन का। और वो क्या करता था, कैलकुलेशन करता था, काफी तेज कैलकुलेशन करता था, ठीक है। तो 1822 में इसने ये काम किया, और इसमें शाफ्ट लगे रहते थे, गियर लगे रहते थे, जैसे इंजन होता है वैसा कुछ इसने बना के तैयार किया, और भाप से चलती थी ये मशीन, ठीक है। इंजन देखा है वो वाला रेल का इंजन, भाप से चलता है, वैसे ही इसकी मशीन थी पूरी। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस, इसका नाम था डिफरेंस इंजन। इस मशीन की सहायता से बीजगणितीय फलनों, मतलब जो एल्जेब्रिक कैलकुलेशन थी, उनको दशमलव के 20 स्थानों तक कैलकुलेट कर लेता था। पॉइंट के बाद 20 नंबर तक ये कैलकुलेट कर लेता था, ठीक है, डिफरेंस इंजन इसका। और इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। रेलवेज में इसका यूज करते थे, और बीमा में कर लेते थे, और रेल वगैरह में, डाक में करते थे। सही है कि नहीं सही है, कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ जाए, एनालिटिक इंजन आ गया। एनालिटिक इंजन क्या करता था, इसको भी चार्ल्स बेबेज ने, उसी जो डिफरेंस इंजन बनाया उसी में थोड़ा सा और उसने चीजें डाली, उसके बाद उसको एनालिटिक इंजन कहने लगा वो, मतलब नई मशीन उसने बनाई। अब होता क्या, किसी ने, जैसे हम हैं, मैंने एक मशीन बनाई, वो मशीन में जैसा सोच रहा था वैसा नहीं बन पाई, है ना। थोड़ी सी उस मशीन में दिक्कतें थी, तो मैंने क्या किया कि थोड़ी सी उस पर रिसर्च करके थोड़ा सा और काम किया, और उस मशीन को और बेहतर कर दिया। उसी को नाम लेकिन बदल दिया, इस बार एनालिटिकल इंजन कह दिया, है ना। एनालिटिकल इंजन का मतलब होता है एनालाइज करना, जो डेटा हमारे पास है उसको एनालाइज करना। तो ये 1833 में, इससे पहले 22 में 10 साल लग गए इसको नया चीज बनाने में, ठीक है। इस मशीन में 5 भाग थे। इनपुट इकाई, अब देखो कंप्यूटर का जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे इसी पे आ गया। इनपुट होती थी, स्टोर होती थी, मिल होती थी, कंट्रोल होती थी, आउटपुट इकाई होती थी। मिल मतलब कैलकुलेशन,
इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप माना जाता है। मतलब आधुनिक कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर हमको नजर आता है, उसका पुराना पार्ट है। जैसे हम लोग इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वैसे उस समय भी इसका जो ये इसका एनालिटिकल इंजन था, वो ये ऐसे ही करता था। उसमें डेटा को इनपुट किया जाता था, वो प्रोसेसिंग करना शुरू करता था, उसके बाद वो आउटपुट देता था। ठीक है। 1833 में पुरानी जो इसकी मशीन थी, उससे 10 साल इसने और लगाए उसी में उसको बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। डिफरेंस इंजन को और बेहतर किया उसने। ठीक है। ठीक, इसका उपयोग गणितीय क्रियाओं को, ज्यादातर जो मशीनें शुरुआती दौर में बन रही थी, वो जो गणित मैथमेटिक्स पे ही काम करने के लिए। अब वो पहले सोचता था कि जैसे पहले जो सिंपल था वो ये था कि जोड़ घटा दे। सिंपल जो है, मैं उसको नंबर दूं और जोड़ के मुझे वापस दे दे, ऐड करके दे दे, सबट्रैक्ट करके दे दे। फिर हमारी इच्छाएं और प्रबल हुई, हमारी मतलब उन लोगों की। तो उन्होंने क्या किया कि वो सोचने लगे कि अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैं इसको दे दूं तो वो मुझे आउटपुट दे दे। एल्जेब्रा आप जानते हैं, एल्जेब्रा थोड़ा कठिन होता है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। फिर और इच्छाएं बढ़ी, उन्होंने कहा कि जो है साइन की वैल्यूज देना शुरू कर दे, कॉस की वैल्यू देना शुरू, टेक्नोमेट्रिक आउटपुट देना शुरू कर दे। फिर लॉगरिथमिक आउटपुट हम चाहने लगे। अब इस समय क्या चाहते हैं कि जो हमारा सैटेलाइट है, जैसे इस अर्थ का कोई सैटेलाइट है जो क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब क्लाइमेट का जो फॉरकास्टिंग कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि पूरा कैलकुलेशन करके इस अर्थ पे सारा कैलकुलेशन करके वो बिल्कुल एक्यूरेट बता दे कि कहां पे कैसा क्लाइमेट रहने वाला है। ये भी कंप्यूटर कर रहा है। नहीं समझे? इतना सारा डेटा लेके उस पर प्रोसेस करके आउटपुट देना आसान काम नहीं है। नहीं समझ रहे? तो सुपर कंप्यूटर लगता है उसके लिए, बड़ा सा सुपर कंप्यूटर होता है, वो सारा कैलकुलेशन करके आपको प्रोवाइड करता है। सही है। तो ये मैंने बता दिया कि ये एनालिटिकल इंजन बना दिया। इसके बाद टैबुलेटिंग मशीन बनाई इसने, इसका नाम है हरमन फॉलेरिथ, और 1880 में इसने एक टैबुलेटिंग मशीन बना दी। तो इसमें संख्या पढ़ने का इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। इसमें छेद होते थे, उसी से संख्याओं को, जैसे एक यहाँ पे संख्याएं लिख दी, इसी के ऊपर क्या कर दिया, एक कार्ड रख दिया, उसमें छेद बने हुए हैं। तो ऐसे कार्ड को खिसकाओगे तो जिस वाले, मतलब नीचे संख्याएं लिखी हैं, यहाँ पे 2 पे आपने रखा हुआ है तो 2 पढ़ोगे, आगे खिसकाओगे तो 3 पढ़ोगे, और आगे खिसकाओगे 4 पढ़ोगे। नहीं सकता है। इसका जो है, इसका इस्तेमाल जो है प्राइमरी जो टीचर होते हैं, छोटे बच्चों को कैलकुलेशन करने के लिए, ऐड वगैरह करने के लिए सिखाते हैं। बहुत आसान होती है। एक पीछे दफ्ती लगी रहती है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके ऊपर एक स्लाइडिंग दफ्ती लगी रहती है, उसमें छेद होते हैं। तो जब उसको खिसकाओगे तो 2 दिखेगा तुम्हें, और खिसकाओगे 4 दिखेगा, और उसके मतलब 2 लगी रहती हैं ऊपर नीचे। ऊपर वाली को खिसकाया 2 पे आए, नीचे वाले को खिसकाया 2 पे आए, 2 को 2 से जोड़ा 4 आ गया। नहीं कुछ हाँ मैनुअली करते, हाँ कैलकुलेशन दे रहा हूँ, तो उसी से तो मैनुअली से ही तो बाद में जो है इलेक्ट्रॉनिक आया। ठीक है। नहीं, कैलकुलेटर ही कंप्यूटर था, वो कैलकुलेटर ही था पहले, शुरुआत में कैलकुलेटर ही बनाए इन लोगों ने। फिर उसी कैलकुलेटर में क्या करते गए, एडवांसमेंट करते गए, और उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर की खोज का एक वो है, अभी इसका कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं था भैया, कैलकुलेटर नहीं था, कैलकुलेटर ही है ये। बाद में उस कैलकुलेट नहीं, बाद में नहीं, कैलकुलेटर कंप्यूटर की खोज करते करते ही कंप्यूटर के लिए, कैलकुलेटर बनाते बनाते ही कंप्यूटर बन गया। समझे? पहले, सबसे पहले जो है कैलकुलेटर ही बनाया कि जोड़ घटाना हो जाए हमारा काम। हाँ, होता क्या था, जैसे मैथमेटिशियन है कोई, जैसे कोई मैथ पढ़ाता है, अब वो चाह रहा है कि अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर को, तो 2 नंबर तक कर पा रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 4 नंबर तक कर पाऊंगा। तो उसने सोचना शुरू किया कि कुछ ऐसा बना लिया जाए कि कम से कम 10-20 नंबर तक कैलकुलेशन आ जाए, एक्यूरेट कैलकुलेशन आ जाए। फिर इन्होंने सोचना शुरू किया कि कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, फिर इन्होंने बनाना शुरू किया। अब जिसका जो फील्ड है उस पे, उसी फील्ड पे, अब कोई जैसे अभी सिलाई मशीन पे जो है डिजाइन बनाने का आया था बीच में, तो वो चाहते थे कि जो हम कपड़ा सिल रहे हैं उस पर डिजाइन बन जाए, पता चले पॉकेट के ऊपर डिजाइन बन जाए, तो उन्होंने उस तरीके से सोचा। नहीं, अपने काम को
अच्छा और जो है आसान बनाने के लिए लोगों ने सोचा, उसी के धीरे 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 कंप्यूटर बनता चला गया। ठीक है, उसके बाद जो है आ गया मार्क वन। कंप्यूटर का नाम इन्होंने रखा मार्क वन, हावर्ड आइकन ने बनाया 1930 में। विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल, देखो इसमें आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों था इसमें। ठीक है, यानी कि अब देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का इसमें इंटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई इसके अंदर। अब धीरे धीरे क्या होगा, मैकेनिकल गायब हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल प्योरली इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। सही है, मार्क फर्स्ट है ये। सबके लिए गणनाएं करनी, कैलकुलेटर है ना ये लोग, तो गणनाएं करेंगे। एनियाक, एनियाक का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, ये लिख लो जरा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनियाक का फुल फॉर्म पूछ लेता है। जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली जो है, इन्होंने इसको बनाया 1946 में। इलेक्ट्रॉनिक, अब ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अच्छा, इसमें देखो एक लिखा हुआ है 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। वैक्यूम ट्यूब जानते हैं आप लोग? वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी ट्यूब जैसी होती है, गोल पाइप, वो जो पुल पड़ते हैं, पुल पुल जैसा, आप लंबा पुल समझो, और उसके अंदर कुछ नहीं होता है। वैक्यूम का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पे कुछ ना हो, मतलब एयर भी नहीं, उन ट्यूब्स का यूज किया इसने। ठीक, और यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था, क्योंकि उसमें देखिए जो भी मशीनें इलेक्ट्रॉन पे काम करती, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती हैं, वो सारी इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं। और पहला ये कंप्यूटर था जो इलेक्ट्रिसिटी पे चला, एनियाक, और इसको बनाया आईबीएम में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म है आईबीएम का, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको यूज किया प्राइवेट फर्मों ने, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, इन सब ने इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, कैलकुलेशन, मेन पार्ट कैलकुलेशन ही है, ये कैलकुलेशन चाहते थे और बढ़िया कैलकुलेशन ही कर रहा था, तो सबने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद एडस्टैक आ गया। ठीक है, 1949 में एडस्टैक, इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, मॉरिस विल्कस। ये सब नहीं पूछेगा, क्योंकि इतने सारे नाम है, आप कहां तक याद ही रखोगे। चार्ल्स बेबेज का नाम याद रखिए, बस उससे काम चल जाएगा। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम था, इसमें प्रोग्राम था। देखिए प्रोग्रामिंग का पार्ट आना शुरू हो गया। ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, मतलब इसमें प्रोग्राम भी था। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, पहले सब मैकेनिकल कर रहे थे कैलकुलेशन वगैरह, इसमें क्या था, डेटा दिया, उसके बाद कैलकुलेशन ये खुद करके दे रहा था। ठीक है, यानी प्रोसेसिंग का काम ये खुद ही कर रहा था, ऑटोमेटिक हो गया था। ठीक है, उसके बाद एडवैक भी आ गया। एडवैक का भी फुल फॉर्म लिख दिया। यूनिवैक बहुत पूछता है, ये भी लिख लीजिए। इसके तो डिस्कवरर का भी नाम पूछता है, जॉन वन न्यूमन। एडवैक के डिस्कवरर जो है जॉन वन न्यूमन, इनका भी नाम लिख ही लीजिए, याद कर लीजिए। ये देखिए 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा कैलकुलेटर है ये। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, गणनाएं काम कर रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर है तो गणना ही करेगा, और क्या करेगा ये। उसके बाद यूनिवैक आ गया। ये दो तीन जो मैंने लास्ट में बताया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर का आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चार्ल्स बेबेज को, डिफरेंस इंजन को याद रखिए, बस काम बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर तो ये भी है भाई। अभी तक जो भी आपने सुना, जो भी आप देख रहे हो, सब कैलकुलेटर है।
आप थोड़ा याद करिएगा तो याद हो जाएगा। एक ग्रुप पर करने कंप्यूटर आया तो 45 में आधुनिक कंप्यूटर कब आया? हाँ 45 के बाद कोई दिक्कत नहीं। आया। तो ये 49 लिखा है, ये 46 के आसपास आया एनियाक। बस हाँ, बस यहीं से जो है, यहाँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, जहां से प्योरली इलेक्ट्रॉनिक हुआ, बस वही जो है समझ लीजिए। हाँ उसी के आसपास। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियां आने लगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 4056 है प्रथम, मतलब फर्स्ट जनरेशन जो आई 40 से 56। इसमें जो भी ऑप्शन आ जाए वो आप लगाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एवोल्यूशन चल रहा है ना, तो बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है कि जो है 1945 में बन के तैयार हो गया। मैं हाँ, सब अपना अपना कर रहे थे, उसी में जो है जो बढ़िया आया वही। हाँ हाँ हाँ। तो फर्स्ट, अब इसमें देखो लिखा हुआ है दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि जब विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध आप लोगों को पता ही होगा कब से कब तक हुआ, 45, 39 से 45 के बीच में विश्व युद्ध हुआ। जब विश्व युद्ध हुआ तो सारे जो जितने भी देश थे उनके कान खड़े हो गए, उन्होंने समझा और उनको एहसास हुआ कि अब तो कंप्यूटर बहुत ही जरूरी है। जिन कंट्रीज के पास जो टेक्नोलॉजी थी, कंप्यूटर अच्छे थे, वो आगे थे, जैसे यूएसए वगैरह। तो बाकी लोगों ने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना बनाऊं, और लोगों ने काम किया, और उसके बाद कंप्यूटर का बहुत तेज जो है काम शुरू हुआ। लोगों ने उस पर पैसा भी खर्च किया, गवर्नमेंट से भी पैसा खर्च किया, और कंप्यूटर को और अच्छा बनाने का प्रयास किया, और आज अच्छा है भी। अभी भी जो है जितने भी कंट्रीज हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि और अच्छा हो जाए। हाँ, बेबेज वहीं पे रहता था, अमेरिकन था। ठीक है, हाँ वही तो अभी बताया मैंने, जो है जो जो इसने डिफरेंस इंजन बनाया, डिफरेंस इंजन से ही इसने न्यू डाल दी कि जो है अब जो मॉडर्न कंप्यूटर बनेगा वो वही होगा। प्रथम पीढ़ी में यहाँ देखिए एनियाक, यूनिवैक, मार्क आदि जो है ये सब फर्स्ट जनरेशन में आ गए। हाँ वैक्यूम, हाँ वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे उस समय। 333 माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेशन करता था ये, 333 माइक्रो सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, ये याद रखना है कि पहली पीढ़ी कहाँ तक शुरू हुई, ये पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन 40 to 56 रहती है, सेकेंड जनरेशन 56 से 63 तक रहती है। ठीक है, इसमें देखो असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज। अब जैसे जो कंप्यूटर की भाषा है वो मेरे लिए हाई लेवल लैंग्वेज है, और मेरी भाषा कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमको समझना है वो हाई लेवल। अब आप तमिल बोलने लगो तो मेरे लिए कौन सी भाषा होगी? हाई लेवल लैंग्वेज होगी। मैं कुछ संस्कृत बोलने लगूं, आपको समझना है, तो आपके लिए हाई लेवल। यानी कि कंप्यूटर के लिए हमारी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है, मेरे लिए कंप्यूटर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उसके लिए क्या आते हैं? प्रोग्राम्स आते हैं जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर कहते हैं, करेक्ट, कंपाइलर कहते हैं उनको। और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करता है, तो उनको कंपाइलर कहते हैं। सही है भाई? ठीक है, अब देखिए यहां से पहली पीढ़ी में, यहां देखिए बाइनरी नंबर जीरोस और वन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और इस समय आधुनिक कंप्यूटर में, जो मॉडर्न कंप्यूटर है, उसमें भी जीरोस और वन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हो गया, इसीलिए यहां से जो जनरेशन बनाई गई वो यहीं से उठाई गई। ठीक है, उसके बाद द्वितीय ट्रांजिस्टर्स का यूज करना शुरू कर दिया। अभी मैंने बताया है कि जो आईसी चिप होती है उस पर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, और उसी से पूरा ये काम करता है। ठीक है, इसमें 10 माइक्रो सेकेंड पे काम होता था, यानी कि यहाँ देखिए 333 माइक्रो सेकेंड पे काम हो रहा है, इसमें 10 माइक्रो सेकेंड पे काम हो रहा है, मतलब बहुत फास्ट हो गया, बहुत फास्ट हो गया। और ये सब देखिए जो व्यवसाय में और इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में, और लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
अब थोड़ा सा बचा, ये भी देख लीजिए। थर्ड जनरेशन आ गई 64 से 71 के बीच। मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करने लगे, आईसी सर्किट आ गई। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई। थर्ड जनरेशन। हाँ थर्ड जनरेशन, बिल्कुल सही। ये सवाल बनता है कि पहली बार आईसी सर्किट कब जो है इस्तेमाल में आई। थर्ड जनरेशन में आईसी सर्किट का यूज शुरू हो गया। ठीक है, थर्ड जनरेशन 64 से 71 के बीच में। फोर्ट्रॉन, कोबोल आदि ये सब लैंग्वेजेस है, याद रखिए। फोर्ट्रॉन कोबोल लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन कोबोल। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, ये सब इसमें आने लगा। कल ये जो है कंप्यूटर ये सब करने लगा। जैसे ऑनलाइन सिस्टम जो होता है, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम होता है रेलवेज के पास, वो भी ऑनलाइन सिस्टम है। आप बताते हो तुरंत ही वो फीड करती है और आपको टिकट देती है, ऑनलाइन सिस्टम है। रिजर्वेशन सिस्टम ये सब पूरा। और इसमें IBM सिस्टम 360 ये कंप्यूटर के नाम है। NCR 395 B6500 ये कंप्यूटर्स के नाम है। ये जो लिखे हुए कंप्यूटर्स के नाम है और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था ये। उसके बाद चतुर्थ 1971 से वर्तमान तक फोर्थ जनरेशन भी चल रही है, फिफ्थ जनरेशन भी चल रही है। दोनों जनरेशन के सिस्टम इस समय हम लोग यूज कर रहे हैं। ये कंप्यूटर ये फोर्थ वाला है। बहुत हाईटेक नासा वाला नहीं भैया, हम लोग ही यूज करेंगे। फिफ्थ जनरेशन में जो सिस्टम होंगे उनके प्रोसेसर बहुत फास्ट होंगे। ये वाला जो है ये मैं ही खरीद के लाया था। ये i5 प्रोसेसर, इंटेल का i5 प्रोसेसर। और मुझे लगता है कि 6 या फोर्थ जनरेशन का था सिस्टम में शायद, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है। जो है पॉइंट पे पड़ा। हाँ वो सब बता दो। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करना शुरू किया। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करना, अब जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं सब में आईसी सर्किट ही लगी हुई है। और ये आप देख रहे हैं फोर्ट्रॉन 77 ये अलग है और फोर्ट्रॉन ऊपर की अलग है। ये लैंग्वेज अलग है, ये अलग है, ये याद रखना। सी लैंग्वेज अलग होती है, C++ अलग होती है, पास्कल अलग होती है, ADA अलग होती है, कोबोल 74 अलग होती है। ये सब लैंग्वेजेस के नाम है जो कंप्यूटर। फोर्ट्रॉन 77 नाम है इसका। हाँ हाँ ठीक है। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर है। इससे बड़े जो कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर होते हैं। जो कंपनीज होती हैं वो अपने पास रखती हैं मिनी कंप्यूटर। वो क्या करती है, अपने डेटा को उसके अंदर रखती हैं और कैलकुलेशन वगैरह वो अपना करती हैं कि कितना मैंने जो है बेचा, कितना खरीदा, है ना, अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दी, उसका सारा डेटा वो अपने पास। ये कंप्यूटर किस कैटेगरी में है? माइक्रो कंप्यूटर है तो माइक्रो क्या है? जी। ठीक है। पंचम, आज से जो इस समय भी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज कर रहे हो, भविष्य तक इस्तेमाल होते रहेंगे। तो सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें जो भी पूरी तरीके से अगर कुछ और भी इस्तेमाल हो रहा होगा सब आईसी सर्किट, हालांकि हो ही गया है, और भी आईसी सर्किट और एडवांस आईसी सर्किट्स का यूज होगा। यानी कि थर्ड जनरेशन से और करंट तक जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं आईसी बेस्ड ही। आईसी ही है और हो सकता है कि आगे कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आए कि आईसी को रिप्लेस करे। जो नहीं भैया, आईसी सर्किट जो मदरबोर्ड होता है, एक मदरबोर्ड होता है ऐसे चौड़ा सा, उसमें खूब सारे ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी रहती हैं, वो सारा मिल के आईसी सर्किट बनाता है। आगे की वही छोटे छोटे पॉइंट्स करता उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं। एक चिप होती है जर्मेनियम सिलिकॉन की, और उससे पे ट्रांजिस्टर्स फिट रहते हैं, खूब सारे ट्रांजिस्टर रहते हैं, उसी को आईसी। ठीक है, आप थोड़ा सा ये पॉइंट देखिए और बस इसमें से सवाल मेरे समझ से फंसना ही चाहिए। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, सब जानते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, लिख लो, ये आएगा पक्की बात। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक है। भारत में कहाँ यार, भारत का जो यहाँ के, हालांकि यहाँ दिमाग तो बहुत ज्यादा था, लोगों के पास बहुत ज्यादा दिमाग था, लेकिन इन लोगों ने उसको दूसरों को देने नहीं समझा। मतलब अगर कोई बहुत बुद्धिमान आदमी है तो उसने सोचा कि मैं ही बुद्धिमान हूं, मैं
उन्होंने अपने नॉलेज को ट्रांसफर नहीं किया लोगों को, यही गलती और लिखा नहीं। सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने लिखा नहीं। लिखा था हम तो लिख ले गए ना। हाँ, वो भी बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने लिखा ही नहीं। एक बिंदु ही पढ़ा था, इतनी पूरे तहखाने उसकी किताबों से भरे थे, उसने एक किताब का अनुवाद केवल कराया था। आगे जो है वो भी है। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक लिख लिया। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्ट जॉन वॉन न्यूमैन, अभी ऊपर बताया था, 1948 में प्रस्तुत किया गया। आर्किटेक्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंप्यूटर का डिजाइन, कि किस तरीके से कंप्यूटर होगा, देखने में कैसा लगेगा, वो जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको बनाया। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। भारत का जो पहला पर्सनल कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ नाम का है, ये याद रखना है। एटसैक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम, एटसैक अभी ऊपर पढ़ाया। एटसैक में डिजिटल प्रोग्रामिंग होती थी, प्रोग्राम पे काम करता था, प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर था। पैक-मैन नाम का जो कंप्यूटर डिजाइन किया गया, खेल से संबंधित, मतलब खेल के लिए ये बनाया गया। ठीक है, पैक-मैन खेल का मतलब गेमिंग के लिए। अब आज इतना ही मुझे लगता है कि रखते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू। मुझे लगता है समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। टॉपिक ये ऐसा था कि वो समझ में ज्यादा नहीं आना। एकदम पढ़ने में आज में अब इसमें कुछ पॉइंट है वो आप याद रखेंगे। आप हम लोग को कितना एक्सरसाइज करा दी, पर पॉइंट मतलब वो आपके जो एक मतलब कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक। ठीक है, इसको लॉग आउट कर दीजिए, बस बंद करते हैं। ऐसे पढ़ाई का तो आप भी एग्जाम में देते हैं डिवाइस पे अब ऐसा तुमने दिया तो आप पढ़ाइए सब बढ़िया। आप मैं डालूंगा लेकिन बताओ ना। एक एक बताने से भी चीजों को और बढ़िया तरीके से